गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस देश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस का जो शहर है लास बानोस में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और इसका भारत में जो क्षेत्रीय केंद्र है उसे देखा जाए तो वाराणसी में खोला गया था। तो केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में एक क्षेत्रीय केंद्र जो है वो खोला गया है। और यह क्षेत्रीय केंद्र जो है वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में स्थित है। तो देखिए यहाँ हमें दो चीज़ें मिली हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है भारत में वो वाराणसी में है, और वाराणसी में ही देखा जाए तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, इसी के परिसर में जो है ये केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान विश्व में कहाँ, फिलीपींस में है। फिलीपींस का शहर लास बानोस में स्थित है। अब हम आते हैं आज के सेशन में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या फिर अमेरिका? करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, इजराइल ने देखा जाए ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन की अनुमति दिया है। तो नागरिक जो है इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इजराइल के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने के लिए मानव रहित विमान वाहनों के लिए देश के पहले प्रमाण की जो है घोषणा किया है। और ध्यान रखिएगा ये प्रमाण प्राप्त किसको हुआ है, किसको जारी किया गया है, तो वहाँ के जो इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है उसके द्वारा हर्मिस स्टार लाइनर मानव रहित प्रणाली को ये जो है प्रमाणीकरण जो है वो जारी किया गया है। और इसे देखा जाए हर्मिस स्टार लाइनर मानव रहित प्रणाली को किसके द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था, तो इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एल्बिट सिस्टम के द्वारा जो है इसे विकसित और निर्मित किया गया था। ठीक है, ये देखा जाए तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ठीक है, इसका उपयोग देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में, साथ ही साथ अपराध के खिलाफ जो ऐसी गतिविधियां उनको जो है रोकने के क्षेत्र में जो है इसका जो है लाभ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इजराइल जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति दी है। ठीक है, चूंकि हम इजराइल की बात करें दोस्तों, तो देखा जाए ये इजराइल का आपके सामने मैप खुला हुआ है। ठीक है, इजराइल देखा जाए तो ये एक तरीके से यहाँ पे भूमध्य सागर से जो है ये अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे देखा जाए चूंकि ये अपनी समुद्री सीमा को भूमध्य सागर से जो है साझा करता है, और यहाँ पे जो इसकी अन्य देशों के साथ, जिसमें से देखा जाए इसके उत्तर में देखा जाए तो लेबनान के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है, और यहाँ पे देखा जाए तो सीरिया के साथ जो है उत्तर पूर्व में अपनी सीमा को जो है साझा करता है। और इन्हीं के देखा जाए तो गोलन हाइट्स का मुद्दा जो है ये सीरिया और जो है इजराइल के बीच का मुद्दा रहा है। फिर यहाँ पे जॉर्डन, पूर्व से जॉर्डन को, और फिर यहाँ पे इजराइल से अपनी सीमा को ये साझा करता है। दोस्तों यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि जो है भूमध्य सागर से लगे हुए कौन कौन से देश होते हैं, तो आप अपना मैप खोलेंगे एटलीस्ट और देखिए कि कौन कौन से जो देश हैं वो भूमध्य सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं। चूंकि हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल की राजधानी दोस्तों क्या है, जेरूसलम है। ठीक है, लेकिन ये अपना दावा किस पे जो कि ठोकता है, यहाँ पे देखा जाए तो तेल अवीव है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये अपना जो दावा होता है वो जेरूसलम पे करता है। ठीक है, इजरायली मुद्रा की बात करें करेंसी की, तो इजरायली शकील जो है वो यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है नफातली बेनेट जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देती है? धारा 20A, धारा 69A, धारा 48 या फिर धारा 50A। देखिए कल हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ प्रश्न डिस्कस किया था, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको फिर से यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे धारा जो है 69A के तहत जो है सरकार को जो अधिकार मिलता है, वेबसाइटों को शक्ति मिलती है वेबसाइटों को ब्लॉक करने की। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से कुछ चीनी जो है ऐप्स को ब्लॉक किया, जिसमें से जो देखा जाए तो 54 चीनी ऐप्स को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये वही ऐप्स हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 में प्रतिबंधित किया गया था, और फिर से जो है इन्हीं ऐप्स को देखा जाए तो इसे रीब्रांडेड संस्करण जो इन ऐप्स का आया था, जिसके बाद से सरकार ने फिर से निर्णय लेते हुए इन चीनी ऐप्स को जो है ब्लॉक कर दिया या फिर प्रतिबंधित कर दिया। सरकार को ये अधिकार देखिए कहाँ से मिलता है कि वो किसी भी जो है वेबसाइट्स को, किसी भी इस तरह के ऐप्स को जिसमें से कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देखिए सरकार को मिलता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, ये धारा जो है सरकार को वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी धारा के तहत जो सरकार को शक्ति मिलती है कि वो जो है कोई भी ऐसी गतिविधि हो, कोई भी ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर हमारे देश की सुरक्षा का जो है सुरक्षा कारणों में किसी तरह का व्यवधान आ रहा है या फिर हमारी सुरक्षा जो है खतरे में हो, तो ऐसी चीज़ों पे प्रतिबंधित जो है ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाता है सरकार के द्वारा। और सरकार को ये शक्ति मिलती है IT अधिनियम 2000 की धारा 69A से। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जैम 2021-22 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? करेक्ट आंसर इज डी है, चौथे स्थान पर है। तो देखा जाए दुबई एक्सपो हुआ था और दुबई एक्सपो में जो है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट का अनावरण किया गया और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत जो है व्यवसाय करने में जो है काफ़ी सुलभ है और भारत को विश्व के 5 देशों में जो है स्थान मिला है, जिसमें से चौथा स्थान है व्यवसाय करने की दृष्टि से। यहाँ पे देखिए एक सर्वेक्षण हुआ है, भारतीय उत्तरदाताओं से कुछ प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि उसमें जो है भारतीय उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण जिन्होंने अपनी जो है उद्यमशीलता गतिविधि, उद्यम के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण रहा है, उन्हें स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के जो दृष्टिकोण पर जो सवाल के जवाब दिए, इन सब के आधार पे ये जो है ये पाया गया कि यहाँ पे जो भारतीय उत्तरदाता हैं वो ये 82% लोग ये सोचते हैं कि भारत में जो है व्यवसाय करना आसान है और इस सब के तहत देखा जाए भारत को विश्व स्तर पर चौथा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पे देखा जाए तो जो है सऊदी अरब है, वहीं दूसरे स्थान पे देखा जाए तो नीदरलैंड है, तीसरे स्थान पे स्वीडन है और चौथे स्थान पे दोस्तों कौन है? अपना भारत। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट है 2021-22। इसमें जो है व्यवसाय को शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से भारत को स्थान चौथा मिला है। ठीक है, अगला है हमारा कि डेलाइट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों में महिलाओं की बोर्ड सीटें 2018 में 13.8% से बढ़कर के 2021 में कितने प्रतिशत हो गई हैं? 15.5%, 17.1%, 18.1% या फिर 19%? करेक्ट आंसर इस बी है, 17.1% हो गई। जो कंपनियों में जो बोर्ड होते हैं उन बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, महिलाओं की सीटों का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ करके 2018 की तुलना में 2021 में 17.1% हो गया है। तो यहाँ पे देखा जाए डेलाइट ग्लोबल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, रिपोर्ट का नाम क्या है? द वुमेन इन द बोर्ड रूम। ठीक है, ये रिपोर्ट का जो है 7वां संस्करण था और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भारत में महिलाओं के पास देखा जाए सिर्फ जो है महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड सीटें हैं, यानी कि जो कंपनियों में जो बोर्ड्स होते हैं उस बोर्ड में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो मात्र 17.1%। और ये भी देखा जाए, ये आंकड़ा देखा जाए तो ये बढ़ा है आंकड़ा। ठीक है, यानी कि इसके पहले तो और भी कम था। यहाँ पे 2014 में ये आंकड़ा देखा जाए तो 9.4% था, जो कि 2018 में बढ़कर के कितना हुआ था? 13.8% हो गया और 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर के 17.1% हो गया था। इस रिपोर्ट में देखा जाए जो आधार वर्ष लिया गया है, देखिए जब भी हम कुछ तुलना करते हैं, मतलब हम जब देखते हैं कि कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है तो कोई आधार वर्ष के आधार पे तुलना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार ने जो आधार वर्ष माफ करिएगा, इस रिपोर्ट में जो आधार वर्ष लिया गया वो 2014 को लिया गया। कारण क्या है?
2013 में कंपनी अधिनियम आया था, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 आया था। और इस कंपनी अधिनियम में ये बात कही गई थी कि जो कंपनी है, जो कंपनी के बोर्ड होते हैं, प्रत्येक बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य कर दिया गया था इस कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। जिसके बाद से जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बोर्ड में बढ़ा है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि केवल जो है देश में केवल 3.6% जो है प्रतिशत अध्यक्ष जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये बढ़ा है। आधार वर्ष भी ध्यान रखिएगा 2014 है, ठीक है। और यहाँ पे 2021 में भारत में सीईओ की भूमिका निभाने वाली महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। भारत में देखा जाए तो लगभग 4.7% महिलाएं जो है इस समय 2021 में वो सीईओ हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस यान ने सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लिया है? HAL ध्रुव, तेजस MKI, HAL रुद्र या फिर HGT-16 किरण। करेक्ट आंसर इज बी है, तेजस MKI ने सिंगापुर एयर शो 2022 में जो है वो भाग लिया है। तो यहाँ पे जो है सिंगापुर एयर शो 2022 में स्वदेश निर्मित, ध्यान रखिएगा ये स्वदेश निर्मित ये, और साथ ही साथ ये हल्का जो है हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने जो है वो भाग लिया है, ठीक है। एयर शो 2022 में भारत में देखा जाए तो जो यहाँ पे जो शरीक होने के लिए वायुसेना का 44 सदस्यों का जो है दस्ता सिंगापुर पहुंचा था। और इस एयर शो का जो आयोजन हो रहा है अभी चल ही रहा है, 15 से लेकर के 18 फरवरी तक जो हो रहा है। जो है सिंगापुर एयर शो की बात करें तो ये हर 2 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। इस एयर शो में दुनिया भर की विमानन कंपनियां जो है अपने उत्पादों की मार्केटिंग करती हैं। तेजस की बात करें दोस्तों तो चूंकि ये स्वदेश निर्मित है और इसका निर्माण देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था HAL के द्वारा, ठीक है। तेजस ने पार्टिसिपेट किया सिंगापुर एयर शो 2022 में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा लासा बुखार का मामला सबसे पहले किस देश में जो है खोजा गया था? तो सबसे पहला जो मामला आया था लासा बुखार का, ठीक है, अभी देखिए फिर से चर्चा में है ये मामला, ये बुखार, तो ये सबसे पहले किस देश में जो है इसका जो है खोज की गई थी? तो नाइजीरिया, माले, केन्या या फिर मोरक्को। करेक्ट आंसर इज ए है, ठीक है। नाइजीरिया में जो है इस बुखार का मामला सबसे पहले देखा गया था, लासा बुखार का। तो लासा बुखार जो कि एक जूनोटिक रोग जो है वायरल है, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे वायरल रोग होना चाहिए था, ठीक है, वायरल रोग, तो जूनोटिक वायरल रोग है। और इससे सबसे पहले जो है लासा बुखार का जो मामला देखा गया था वो वर्ष 1969 में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? नाइजीरिया का एक शहर है जिसका नाम है लासा, जिस कारण से इस बुखार का नाम क्या पड़ गया? लासा बुखार, ठीक है, चूंकि सबसे पहला मामला लासा में देखा गया था, नाइजीरिया के शहर में। ये रोग देखा जाए तो चूहों के द्वारा इस रोग का प्रसारित किया जाता है, जो कि देखा जाए सीरिया लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के देशों में स्थानिक है, ठीक है, प्रजाति है। इस रोग में देखा जाए इस रोग से मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन अगर कोई कोई विशेष रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है या फिर कोई गर्भवती महिला है उसे अगर लासा बुखार हो जाता है तो उसमें जो है मृत्यु देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इस रोग से ग्रसित जो कुछ रोगी होंगे उन रोगियों की बहुत बहुअंग विफलता के परिणाम स्वरूप शुरुआती लक्षणों के 2 हफ्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षणों की बात किया जाए लासा बुखार के लक्षणों की, तो शुरुआत में जो है सामान्य लक्षणों में हल्का बुखार होता है, थकान होती, कमजोरी होती, सिर दर्द होता है। लेकिन अगर लक्षण गंभीर हो जाए तो अगर गंभीर लक्षणों में देखा जाए तो रक्तस्राव हो सकता है, सांस लेने की कठिनाई होती है, उल्टी हो, चेहरे पर सूजन है, छाती, पीठ और पेट में दर्द जो आदि शामिल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आप WHO का जो है रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लासा फीवर क्या है, ये किस तरीके से लोगों में फैलता है, इसके सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। चूँकि नाइजीरिया की बात करें दोस्तों, नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और इसके देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये आपका अफ्रीका का मैप खुला हुआ है, जिसमें आप देखें तो यहाँ एक तरफ से अफ्रीका किसको छूता है, पश्चिम की तरफ से अटलांटिक ओशन को छूता है, और इधर पूर्व की तरफ से किसको छूता है? इंडियन ओशन को छूता है। क्योंकि नाइजीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, नाइजीरिया जो कि कौन सा पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? अबूजा, ठीक है, अबूजा जो है इसकी राजधानी है। और ये देखा जाए तो एक तरफ से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गुआना की खाड़ी से जो है दक्षिण में अपने जो है इसका भाग लगता है, और ये तीनों तरफ से देखा जाए तो देखा जाए किन किन देशों से ये घिरा हुआ है। तो यहाँ से बेनिन से है,
है, फिर नाइजर से है, और फिर उसके बाद देखा जाए तो ये जो है कैमरून से अपनी जो है सीमा को साझा कर रहा है। और यहाँ पे चार्ट जो है नाइजीर और जो है चार देश के बीच में लेक चार्ट है, ठीक है, वो भी स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि किन किन देशों से लगता है, तो नाइजर, नाइजीरिया और चार देश से जो है लेक चार्ट जो है वो लगती है, झील लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेटर दिख रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा जो है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और अफ्रीका ऐसा एकमात्र जो है कॉन्टिनेंट महाद्वीप है देखा जाए, जिससे देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साथ ही साथ इक्वेटर तीनों ही जो है ये गुजरते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कई बार, चूँकि आप मुझे इक्वेटर के बारे में बताइए कि किन किन देशों से होकर के इक्वेटर जो है वो गुजरती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी? गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में किया जाएगा विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। तो जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने घोषणा किया है कि भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली के जो किशनगंज क्षेत्र है उस किशनगंज क्षेत्र में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। और इस अकादमी की स्थापना में जो लागत आएगी वो लगभग 30.76 करोड़ जो है लागत अनुमानित की गई है। ये अकादमी देखा जाए तो उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी और साथ ही साथ ये भारत में सबसे बड़ी अकादमी होगी। यहाँ पे देखा जाए अत्याधुनिक जिम्नेजियम होगा, मल्टीपल मेट्स होंगे, मेस की सुविधा होगी, आवासीय सुविधा होगी, रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी सेंटर भी यहाँ पे उपस्थित होगा। यहाँ पे देखा जाए इस अभ्यास के लिए यहाँ पे अत्याधुनिक उपकरण के साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है प्रशिक्षक भी यहाँ पे जो है उपस्थित होंगे, जो लोगों को प्रशिक्षण देंगे, ठीक है, जो कुश्ती से संबंधित होंगे। तो कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली के किशनगंज में जो है विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जा रही है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि किस राज्य के द्वारा कुश्ती को जो है अगले 10 वर्षों के लिए यानी कि 2032 तक के लिए जो है वो गोद लिया गया कुश्ती को, और हॉकी को जो है किस राज्य ने गोद लिया है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ये दो ऐसे खेल हैं, हॉकी को और कुश्ती को किन राज्यों ने, ठीक है, अगले 10 वर्षों के लिए यानी कि 2032 तक के लिए गोद लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम की मेजबानी की गई? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा? करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम की मेजबानी की गई है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ऊर्जा क्षेत्र पर न्यू फ्रंटियर्स नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम देखिए चल रहा है अभी 16 से लेकर के 18 फरवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने देखा जाए इस कार्यक्रम के भाग के रूप में इंडियाज लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांसमिशन ऊर्जा संक्रांति में भारत का नेतृत्व विषय पर एक कार्यक्रम किया, जिसमें देखा जाए तो जिसमें सभी व्यक्तिगत रूप से जो है यहाँ पे उपस्थित हो सकेंगे। 18 फरवरी यानी कि कल जो है 18 फरवरी को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना रोड मैप टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 विषय पर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम की मेजबानी किस मंत्रालय के द्वारा की गई? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई है। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? जर्मनी, रूस, कनाडा या फिर जापान? करेक्ट आंसर इज सी है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ पे जो है आपातकालीन जो है अधिनियम लागू किया गया है। और पिछले 50 वर्षों में यहाँ पे कोई आपातकालीन नहीं अधिनियम लागू था, ये इतने सालों के बाद किया गया है। तो वहाँ के जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को 50 वर्षों में पहली बार जो है आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। ये जो अधिनियम लागू होने के बाद संघीय सरकार को, जो कि वहाँ पे संघीय ढांचा है, तो संघीय सरकार को देश में चल रही ट्रक ड्राइवरों की नाकाबंदी और कोविड-19 महामारी जनादेश के खिलाफ विद्रोह को संभालने के लिए अतिरिक्त अधिकार देने के लिए
किया गया है। दोस्तों देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। देखिए पिछले एक हफ्ते से जो है कनाडा में एक काफिला चल रहा है, ठीक है, हजारों ट्रक ड्राइवर्स और आम नागरिकों का, और इस काफिले का नाम पता है क्या दिया गया है? ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, फ्रीडम कॉन्वॉय। देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा मेरा फ्रीडम कॉन्वॉय क्या है। तो फ्रीडम कॉन्वॉय जो कि कनाडा में चलाया गया था, एक आंदोलन है वहाँ के नागरिकों के द्वारा, वहाँ के ट्रक ड्राइवरों के द्वारा, जिसका मतलब क्या हो गया? आज़ादी का काफिला, ठीक है। चूंकि आज़ादी का काफिला ये एक तरीके से वहाँ पे सरकार के द्वारा जो है, सरकार की घेराबंदी उनके द्वारा की गई है और वह अपनी मांग मनवाना चाह रहे हैं। तो मांग को पूरी न होने पर जो है, पूरी होने तक वो एक तरीके से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि 15 जनवरी की बात है, ठीक है, 15 जनवरी 2020 की बात है। कनाडा की सरकार एक नियम लेकर के है और इस नियम में ये कहा गया कि जो कोई भी, देखिए कनाडा का बॉर्डर किससे लगता है? अमेरिका से लगता है। तो कनाडा और अमेरिका के जो है से इस बॉर्डर के माध्यम में यहाँ पे देखा जाए व्यापार होता है, ठीक है। ये जो है ट्रक ड्राइवर कनाडा से अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ की सरकार के द्वारा जो है एक अधिनियम लाया गया कि कनाडा की सीमा में, मान लीजिए आप अपने अमेरिका से व्यापार करके आप वापस लौट रहे हो, जब कनाडा की सीमा में घुसे तो इन ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीनेशन का सबूत देना पड़ेगा, और अगर वो वैक्सीनेशन का सबूत नहीं देते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद एक हफ्ते के बाद जो है अमेरिका ने भी इसी जो है नियम को वहाँ पे लागू कर दिया। फिर उसके बाद जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई देशों ने वैक्सीनेशन मैंडेट को लेकर के भी वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि ये जो है जिस तरीके की सरकार जो इस तरह का कार्य कर रही है, ज़बरदस्ती जो है वैक्सीनेशन, तो इनके आज़ादी पर ये एक तरीके का हमला वो बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि कोई भी सरकार उनके ऊपर कोई कानून थोप नहीं सकती है। इसको लेकर के कई जगहों पर दंगे भी हुए हैं। तो कनाडा में यही सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर जो है, ठीक है। तो एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। कनाडा के जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने भी एक तरीके यही राह चुना विद्रोह करने का। उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन का मैंडेट, वो वैक्सीनेशन मैंडेट का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कनाडा के ड्राइवर्स का कि जो ट्रक ड्राइवर है कि वो लोग लगभग 90% से अधिक जो है ट्रक ड्राइवर वो वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, और ऊपर से जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो अधिकतर समय जो है अपनी गाड़ियों के भीतर जो है व्यतीत करते हैं, अकेले बिताते हैं, उनका कोई भी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। तो अभी तक जो है सरकार ने ट्रक ड्राइवर के इस नियम से अलग रखा था और ये छूट आगे भी जारी रख चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि जब वहाँ पे ट्रक ड्राइवरों को भी शामिल कर लिया गया तो वहाँ पे काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और सरकार जो है यह अधिनियम जन कल्याण यानी कि प्राकृतिक आपदा, रोग प्रकोप, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष अधिकार ये देता है ये अधिनियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई, हाल फिलहाल में किस मतलब देश में 50 वर्षों में पहली बार जो आपातकालीन घोषित किया गया है वो कनाडा में घोषित किया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कनाडा में घोषित किया गया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो हमने यहाँ पे एक शब्द बोला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कौन सा है? फ्रीडम कॉन्वॉय। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर इज यही है, राजस्थान जो है वो सौर विद्युतीकरण योजना में अव्वल है, ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत यहाँ पे सौभाग्य योजना की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि हर घर में बिजली व्यवस्था जो है सुलभ कराना, यही है सौभाग्य योजना। यहाँ पे गांव हो या शहर हो, रोशन होगा हर घर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होगा उनको निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा सरकार की ओर से, और जो अन्य परिवार होंगे उनको 50 रुपये मासिक किस्त पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। गांव-गांव में कैंप लगाकर घरों को जो है बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। घरों तक बिजली पहुँचाने खंभा और तार का खर्च वहन कौन करेगा? सरकार करेगा। ये है सौभाग्य योजना। यहाँ पे देखा जाए सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम के माध्यम से सबसे ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाने के मामले में राजस्थान जो है वो सबसे आगे है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में देखा जाए तो 1,23,682 घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण किया गया है। वहीं देखा जाए इसके बाद राजस्थान के बाद जो है छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, फिर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, फिर असम का, फिर बिहार का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उड़ीसा का और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस पहल के तहत शून्य लाभार्थी हैं।
सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना की बात करें, सौभाग्य जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 सितंबर 2017 को की गई थी। उद्देश्य क्या था, हर घर, चाहे हम जो है देश के हर गांव, हर जिले को जो है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण जो है वो प्रदान करना, ये इस सौभाग्य योजना का उद्देश्य था। सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए लास्ट मील कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजली की पहुंच का निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में जो है अव्वल राज्य राजस्थान है। अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे, और हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, किस तरीके से अगले पेंडेमिक को रोका जाए, इस पर पुस्तक लिखा है बिल गेट्स ने। चौथी क्वाड, ठीक है, क्वाड देशों की, यानी कि क्वाड कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे 4 देश हैं दोस्तों, तो अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, और इन देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन हुआ है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटा करके कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, पोखरण राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो मारू महोत्सव जिसे हम जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के भी नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया जा रहा है पोखरण राजस्थान में। टाटा ग्रुप ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन, जिन्हें एयर इंडिया का सीईओ और एमडी बनाया है, उनका नाम है इल्कर आयासी। ठीक है, इल्कर आयासी को जो है एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि फिक्की ने फिक्की मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, किसे, ज्योति देश पांडे को। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 15 फरवरी को मनाया गया, और इस वर्ष यानी कि 2021 से लेकर के 23 की विषय क्या थी, तो यहाँ पे जो है विषय वस्तु है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, थ्रो योर हैंड्स। ठीक है, #थ्रो योर हैंड्स। शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव, जिन्हें सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है, क्या नाम है, विनीत जोशी। ठीक है, अगले हैं हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी, जो गुरुगांव की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात की गई है, क्या नाम है, कला रामचंद्रन। ठीक, और अंतिम में आंध्र प्रदेश सरकार ने नई पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ को किया है। ठीक है, आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे, और हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश के पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह पर्वत कहाँ पे, अयोध्या में। ध्यान रखिएगा, मणि पर्वत जो है वो कहाँ पे है, अयोध्या में, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया गया है। ठीक है, अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना के सजग कावित्री और सुप्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि मनाएगी। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। अगला है उत्तर प्रदेश के विनीत जोशी को हाल ही में देखा जाए अध्यक्ष, सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए विनीत जोशी, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो है कन्नौज का मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है दोस्तों, तीसरा है। और वही पहले स्थान पे कौन सा है, राजस्थान था, और दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि प्रधान यमुनोत्तर, ठीक है, ग्रीनविच लाइन जो है वो कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने जो है डेली करंट अफेयर्स को रिवीजन करिए। बाकी सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।